Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our channel Study MLT. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या है और एंटीसेप्टिक क्या होता है, इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं स्टरलाइजेशन का यूज क्यों किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंटामिनेशन के लिए और इन्फेक्शन फैलाने के लिए। हम जहां पर भी हों, कहीं पर भी हम जहाँ कहीं बैठे हैं, किचन में हैं, गार्डन में हैं, कहीं पर भी हैं, वहां सारी जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। दे आर ऑल प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। और स्टरलाइजेशन का मेन एम होता है इसी को रिमूव करना और डिस्ट्रॉय कर देना। किसी भी सरफेस पे जहां पर भी ये प्रेजेंट है वहां से इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना मेन फंक्शन होता है स्टरलाइजेशन का। Sterilization is a process by which an article, surface, or medium is made free of all organism either in the vegetative form or spore form. ऑर्गेनिज्म जो है वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर फॉर्म में हो, उसका काम होता है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस का काम है कि वह उसको उस जगह से बिल्कुल फ्री कर देता है, यानी कि हटा देता है, किल कर देगा। अब वेजिटेटिव फॉर्म क्या है? वेजिटेटिव फॉर्म वो होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो कर पाता है और रिप्रोड्यूस कर पाता है। और स्पोर फॉर्म वो होती है जिसमें वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन इस फॉर्म में वो जिंदा रहता है। नेक्स्ट अब आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द पैथोजेंस और ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शंस बट नॉट नेसेसरली स्पोर्स। डिसइंफेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम सारे पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जो आपको डिजीज कॉज करते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो होते हैं पैथोजेंस। उनको डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है, एक्सेप्ट स्पोर्स। जरूरी नहीं है कि वो स्पोर्स को भी किल कर देगा, लेकिन बाकी जितने भी, अगर वो वेजिटेटिव फॉर्म में है तो डिसइंफेक्शन काम कर सकता है। All organism may not be killed, but the number is reduced to a level that is no longer harmful to health. सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल नहीं होते इस प्रोसेस में, लेकिन एक नंबर, इस हद तक वो नंबर को कम कर देता है उन ऑर्गेनिज्म के कि वो अब हार्मफुल नहीं होंगे आपके हेल्थ के लिए, यानी कि अब वो कोई डिजीज कॉज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें आता है एंटीसेप्टिक। These are chemical disinfectants which can safely be applied to living tissue and are used to prevent infection by inhibiting the growth of microorganisms. ये एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट, केमिकल डिसइंफेक्टेंट है जिसको आप लिविंग टिश्यू पे अप्लाई कर सकते हैं। लिविंग टिश्यू मीन्स यानी हमारा जो टिश्यू है, एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, हम अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई, वहां पे हम एंटीसेप्टिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मेन यूज ये होता है कि वहां से फिर वो, वहां पे अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रहा है तो उसको वो इनहिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। यूजेस ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तीन यूजेस है मेन इसके। फर्स्ट है सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। सर्जिकल यानी कि कुछ भी इक्विपमेंट होते हैं, सर्जरी में जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के टाइम पर हम जिन चीजों का यूज करते हैं वो सारा आएगा इसमें सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में। और उस टाइम पे स्टरलाइजेशन का यूज होता है, यानी कि जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं दैट शुड बी स्टरलाइज। बिकॉज स्टरलाइज एक ऐसी फॉर्म है, अगर वो चीज स्टरलाइज होगी तो क्या होगा, उसको कंटामिनेशन फ्री रहेगी और उससे कहीं भी इंफेक्शन नहीं स्प्रेड होगा। नेक्स्ट इसका यूज है फॉर मीडिया एंड रिएजेंट्स यूज्ड इन लैब। मीडिया प्रिपरेशन वगैरह होती है, मीडिया यूज किया जाता है मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में। और रिएजेंट्स जो हम यूज करते हैं लैब में, उसके लिए स्टरलाइजेशन का यूज होता है। नेक्स्ट इज इन फूड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। फूड में और ड्रग, दवाइयां वगैरह बनती हैं, इनमें इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मेन इसके तीन ये यूजेस होते हैं। अब जानते हैं मेथड के बारे में। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे मेनली दो मेथड्स हैं, एक फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। एक फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में मेन 5 ये मेथड आते हैं और केमिकल में मेन
केमिकल में और भी बाकी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये मेन 7 मेथड होते हैं। फिजिकल मेथड में सबसे पहला आता है आपका सनलाइट। सनलाइट यानी सूरज की रोशनी। दूसरा हीट। हीट दो तरह की होगी यहाँ पर, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। फिर आता है ओजोन, देन फिल्टरेशन, देन रेडिएशन। इन सारी ये फिजिकल मेथड में जो ये 5 पॉइंट हैं, ये आपको याद करने बहुत जरूरी हैं। इसको आप सौंफ से याद रख सकते हैं, सौंफ, शौफ, इस तरह से आप अगर याद रखें। शौफ का SHOF। एस फॉर सनलाइट, सनलाइट में से जो रेज निकलती हैं उससे आप रेडिएशन याद रख लीजिए, सनलाइट। H फॉर हीट, O फॉर ओजोन, F फॉर फिल्टरेशन एंड देन रेडिएशन। अब नेक्स्ट आता है इसका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में ये सात कुछ इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। पहला है अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, फिनॉल्स, हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉल्ट्स एंड सरफेस एक्टिव एजेंट्स। इनमें से अगर ये सारे आपको याद नहीं रहते तो जरूरी नहीं है सारे याद रखने, कोई 5 तो आप याद रख ही लीजिए। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टरलाइजेशन के। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में सबसे पहला था हमारा सनलाइट। सनलाइट इज एन एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट ड्यू टू इट्स कंटेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। सनलाइट में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट होती हैं, जिसका काम क्या होता है, जो एक एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट करता है, यानी कि जो छोटे मोटे जर्म्स होते हैं ना, वो सनलाइट की मदद से किल हो जाते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ उस पे डालने की जरूरत नहीं है, या आपको कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो सनलाइट की मदद से, यानी सूरज की रोशनी उसको खुद ही किल कर देती है, क्योंकि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज का कंटेंट प्रेजेंट होता है। ये एक नेचुरल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का इन केसेस ऑफ वाटर इन टैंक्स, रिवर एंड लेक। जैसे कि रिवर होती हैं, लेक्स होते हैं, टैंक्स में वाटर फिल है, इसके अंदर भी कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनप जाते हैं, तो उनको किल कौन करता है, उनको ये नेचुरल मेथड के द्वारा किल कर दिया जाता है, सनलाइट। और बाकी और भी मेथड्स होते हैं किल करने के, अगर वो नेचुरल मेथड से किल नहीं हो रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हीट। हीट इज द मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। हीट जो है ये मोस्ट रिलायबल मेथड है और कॉमनली यूज्ड मेथड है। अब दो तरह की हीट होती है, एक होती है ड्राई हीट और दूसरी होती है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, ड्राई हीट का प्रिंसिपल कहता है कि ड्राई हीट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय नेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। क्या करता है ड्राई हीट का प्रिंसिपल, कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसके अंदर, उसमें बैक्टीरियल प्रोटीन, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें प्रोटीन जो है वो उसको डीनेचर कर देता है। डीनेचर करके ये ड्राई हीट उसको किल कर देता है। और ऑक्सीडेटिव डैमेज, डीनेचर करके प्रोटीन को और ऑक्सीडेटिव डैमेज की मदद से ड्राई हीट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। मॉइस्ट हीट क्या करेगा, मॉइस्ट हीट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचर तो होता ही है, साथ में कोगुलेशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। अब आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इनको, तो पहला है नेचर ऑफ हीट, हीट का नेचर कैसा है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, आप टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर कैसा है, बहुत ही कम टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, कैसा टेम्परेचर है, ये भी डिपेंड करता है इस पे। एंड ड्यूरेशन, उसको कितना समय मिल रहा है, इस पूरे प्रोसेस को कितना समय लग रहा है करने में, या कितना ज्यादा समय चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, स्पोर फॉर्म में है या फिर वेजिटेटिव फॉर्म में है, या किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी उस पर डिपेंड करता है। देन द टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस टाइप का है, ये 4 मेन फैक्टर होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पे। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है, कि कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर्स होते हैं। फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर यूज फॉर स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। 4 मेन प्रोसीजर्स होंगे, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन। एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले आता है रेड हीट। रेड हीट क्या होता है, ये देखिए नाम से आपको याद हो जाएगा, रेड मीन्स लाल, हीट मीन्स गर्म, यानी बहुत ज्यादा हीटिंग होती है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है। इनोक्यूलेटिंग वायर और लूप्स, tips of forceps and needles are held in the flame of a Bunsen burner till they become red hot.
ये बंसन बर्नर की फोटो है, यहाँ पे ये फ्लेम है। यहाँ पे क्या करते हैं, आप जो भी यूज कर रहे हो, आप फोर्सेप यूज कर रहे हो, निडल यूज कर रहे हैं, या आप जो भी चीज वायर लूप्स जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको आपको स्टेराइल करना है। तो आप किस तरह से करेंगे, रेड हीट मेथड से। इसको आप क्या करेंगे, इसके सामने लाएंगे और इसकी फ्लेम में, और वो रेड हॉट हो जाएगा बंसन बर्नर की मदद से, यानी कि फ्लेम में रेड हॉट हो जाएगा, तो इट मीन्स वो स्टरलाइज हो गया है। नेक्स्ट आता है अब इसमें फ्लेमिंग। Glass slides, scalpel, mouth of culture tubes are passed through Bunsen flame without allowing them to become red hot. अब culture tubes जो होती हैं और ग्लास स्लाइड और बाकी जो मटेरियल्स होते हैं उनको किस तरह से करेंगे आप स्टरलाइज, तो उनको फ्लेमिंग की मदद से किया जाता है। उनको बिल्कुल आप फ्लेम पे नहीं रख देंगे, उनको आप फ्लेम से हल्का सा बिल्कुल बहुत ही तेजी के साथ इस तरह से पास कराएंगे। तो क्या होगा, उस वो रेड हॉट नहीं होना चाहिए, यानी कि रेड हॉट नहीं होना चाहिए, वो जस्ट उसको हीट से पास कराना है। कल्चर ट्यूब्स को, जैसे कल्चर ट्यूब्स का जो माउथ होता है उसको पास कराएंगे, इस तरह से आप बंसन फ्लेम का यूज करके उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में इनफेक्टिव मटेरियल इज रिड्यूस टू एशेस बाय बर्निंग। बर्निंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा मेन है हॉट एयर अवन। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ड्राई हीट के द्वारा सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला मेथड है हॉट एयर अवन। यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं ये इसी की है, ये इस तरह से इंक्यूबेटर कह सकते हैं आप। जिन बच्चों ने लैब में काम किया उन्हें पता होगा, ये फोटो देखिए, ये इंक्यूबेटर की फोटो है, हॉट एयर अवन। द oven is electrically heated and is fitted with a fan to ensure adequate and even distribution of hot air in the chamber. यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली हीट होता है और यहाँ पे एक फैन फिट होता है। वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि यहाँ पे पूरी, इसके अंदर जितने भी ये बने हुए हैं रैक्स, इस पूरे चैम्बर में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर का, यानी कि सारी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हॉट एयर। It is also fitted with a thermostat that maintains the chamber air at a chosen temperature. यहाँ पर एक thermostat भी present होता है जो कि maintain करता है chamber में एक particular temperature. कितना होगा, 160 डिग्री सेल्सियस for hours is required for sterilization. 160 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है एक घंटे के लिए। 160 डिग्री होगा इसका टेम्परेचर और एक घंटा टाइम होगा, और पूरा जो भी आपका आप मटेरियल्स के अंदर रखेंगे वो स्टरलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अभी हमने ड्राई हीट कंप्लीट किया, देन दो पार्ट थे हीट के, हमने पढ़ा, पहला था ड्राई हीट और दूसरा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आता है, इसमें 3 तरह के टेम्परेचर्स में यूज होते हैं। पहला है एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, एंड तीसरा है अबव 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक 100 डिग्री सेल्सियस से कम वाले टेम्परेचर का यूज करके हम करते हैं स्टरलाइज। एक 100 डिग्री, बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख के करेंगे, और तीसरा आएगा 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वाले चीज का यूज करके हम इसको स्टरलाइज करेंगे। ये तीनों मेथड डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching. Thank you.